जी, तो उन्हें इन्वेस्टमेंट्स इसलिए नहीं मिली क्योंकि उन्होंने बोला कि हम लोग अभी जो क्या है कुछ कैबिनेट्स बनाएंगे जिनका कॉस्ट एक आधे आधे किलोमीटर की दूरी के ऊपर जिनका कॉस्ट होगा 2500 रुपये। तो इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं मिली क्योंकि सिर्फ एक तो था कि आपका यूरो बैग्स बेचने का बिजनेस, अब उसे यूज़ कहाँ पर करना है उसके लिए कैबिनेट्स बनाना, स्टिल वो 2500 रुपीज़ लगाना पर कैबिनेट, और वो कितने लाखों नंबर्स में बनेंगे, तो उसके अंदर लगने वाला पैसा फिक्स कैपिटल बहुत ज़्यादा जाता, तो इसके लिए वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं मिली। तो क्या कहते हैं कि इट मीन्स इट्स बेटर टू प्लान कि डिमांड कैसी होगी। तो जो भी आपकी कंपनीज टाइमली इन्वेस्ट करती हैं और सबसे बड़ा फोकस करती हैं कि डिमांड प्लानिंग के ऊपर, डिमांड कैसी होगी और हम उस डिमांड को वाकई एग्जीक्यूट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो वो फोरकास्ट करके रखते हैं आने वाले टाइम को। उसके बेसिस पर वो क्या कर सकते हैं, रिजल्ट्स अच्छे ला सकते हैं। ठीक है, जैसे अब हम बात करें, एक और पर्सन आए थे जिनका था बनाना चिप्स का। तो उन्हें इन्वेस्टमेंट्स मिली कि हमारे यहाँ पर जो बनाना चिप्स अब तक मिलते हैं केरला की साइड पर, तो वो बनाना चिप्स काफ़ी अनहाइजीनिक तरीके से बनाए जाते हैं और बहुत क्या कहते हैं कि जो भी अनसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं, बार बार ऑयल को यूज़ किया जाता है, तो दैट चिप्स आर क्वाइट अनहेल्दी एंड लीड्स टू हाई कोलेस्ट्रॉल। तो उनका चिप्स बनाने का जो टेक्नोलॉजी था, तरीका था, वो बहुत अलग था और उनको फिर वो इन्वेस्टमेंट वो रेज कर पाए जितना वो चाहते। कुछ और एग्जांपल्स भी थे कि जहाँ पर हम बात करें कि जो पिक्चर्स थे उस शो में आने वाले, उन्होंने प्लानिंग और फोरकास्टिंग प्रॉपर कर रखी थी किस चीज़ की, डिमांड की। एक लड़की थी, वो फंड्स रेज करने आई कि बुली सेफ्टी की। बचपन में क्या है, मुझे मेरे जो साथ में पढ़ने वाले पीयर ग्रुप स्टूडेंट्स होते थे, फ्रेंड्स होते थे, वो बुली करते थे किसी ना किसी रीजंस की वजह से। और काफ़ी बार बहुत लोग हुए होंगे लाइफ में, वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना रैगिंग वगैरह हो गई, तो बुली या अब्यूज़ जो है वो कहीं ना कहीं सबके साथ होता ही है। तो उसके रिगार्डिंग उसने क्या किया, एक एप्लीकेशन बनाई। तो उस एप्लीकेशन को भी क्या है, फंड्स रेज मिले बिकॉज वो फोकास्ट कर पाई कि हाँ कि ये समस्या है, इस समस्या को सॉल्व किया जाना चाहिए, और फोकास्ट किया कि हाँ इससे अगर ये यूज़ कर दिया जाए, ये एप्लीकेशन और ये डिवाइस लगा दिया जाए तो इजीली क्या है हेल्प मिल सकती है। एक आया था नेटमैग नाम से, उनका 2 लड़कियां थी। उन्होंने जैसे यहाँ पर हमारे इंटीमेट वॉश फीमेल्स के लिए होते हैं पर्सनल हाइजीन के, तो वो भी क्या है मेंस को लेकर उस टाइप के उस सेक्शन के अंदर आई थी, जो कि बहुत ही यूँ लगा लो कि एक गट्स वाली बात थी कि बीइंग एज अ फीमेल दे आर ब्रिंगिंग इंटीमेट प्रोडक्ट्स फॉर मेल कम्युनिटी। तो उन्हें भी फंड्स रेज मिला कि आने वाले जो टाइम है, इन चीज़ों के ऊपर फोकस या इन प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस नहीं कोई कर पा रहा है, तो क्यों ना इसके अंदर इन्वेस्टमेंट क्या किया जाए। और उन्होंने फंड्स रेज भी किए क्योंकि उन्होंने वो समस्याओं को देखा कि व्हाट देयर फादर्स आर फेसिंग राइट नाउ। तो यू आर प्लानिंग the demand properly and your forecast is proper, then it will lead to stronger results in your business. Next, हाँ जी, तो हम जो ये 6 ट्रेंड्स पढ़ रहे थे जो इम्पैक्ट डालेंगे सप्लाई चेन डिज़ाइन में, कि सप्लाई चेन जो भी डिज़ाइन किया जा रहा है वो कौन से करंट ट्रेंड्स हैं जो इफ़ेक्ट डालेंगे उस नेटवर्क को, उस डिज़ाइन को तैयार करने में। हमने पहला तो पढ़ लिया कि डिमांड की प्लानिंग, कि प्लानिंग डिमांड की बेहतरीन तरीके से अगर की जाए, ये ट्रेंड चल रहा है, अगर आपने प्लान कर लिया ना, डिमांड फोकस कर ली, तो आप क्या है अच्छा खेल जाओगे। ठीक है, सेकंड ट्रेंड क्या है जो सप्लाई चेन डिज़ाइन पर इफ़ेक्ट डालेगा, डिमांड सेट कर ली, सप्लाई चेन उसके अकॉर्डिंग मैनेज करोगे, आप लंबी रेस के घोड़े हो।
ग्लोबलाइजेशन की हम बात करें कि आज के टाइम पर जो भी काम किया जा रहा है, बिजनेसेस किए जा रहे हैं, वो ग्लोबल लेवल के ऊपर किए जा रहे हैं, क्योंकि क्या है, आपका मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि आज के टाइम पर क्या है, शिप्स ज़्यादा हैं, कार्गो आपके जो प्लेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो जो आपका व्यापार है वो आज सीमित नहीं रहा कहाँ तक, आपके नियर बाय लोकल कम्युनिटी तक या डोमेस्टिक लेवल तक। तो इट हैड एक्सपैंडेड वे बियॉन्ड योर नेशनल बाउंड्रीज। तो इसीलिए राइट सप्लाई चेन डिज़ाइन करना क्रिटिकल हो जाता है, जब आपका एक्सपोजर जो है वो आप इंटरनेशनल लेवल तक जाना चाहते हैं, तो आपको बहुत से क्या करने पड़ेंगे, बदलाव मैनेज करने पड़ेंगे उस सप्लाई चेन डिज़ाइन के अंदर। जो सप्लाई चेन डिज़ाइन आप यहाँ पर कर पा रहे हैं विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज, आप उस चीज़ को बेच पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो चीज़, क्योंकि टाइम कैप भी है, वो चीज़ आप दूसरे देश के अंदर बेच रहे हैं और टाइप ऑफ प्रोडक्ट कैसा है, सो वो इट्स अ फूड आइटम, तब क्या करेंगे, बिकॉज इट नीड्स स्टोरेज, इट नीड्स टाइम कि वो कितने टाइम तक क्या है बनी रहे एज अ फ्रेश। तो इसीलिए क्या है, ग्लोबलाइजेशन जो है वो भी एक बहुत बड़ा ट्रेंड है जो इम्पैक्ट करेगा सप्लाई चेन को। डिज़ाइन करना पड़ेगा अगर आप वैश्विक होना चाहते हैं तो उसी प्रकार से। तो उसी का मैं एग्जांपल उठाती हूँ, एक आइसक्रीम का फंड्स रेज करने के लिए आए थे, अगर आपने शार्क टैंक इंडिया देखा तो उन्होंने क्या बोला कि हमारी आइसक्रीम जो है वो बहुत बिक रही हैं, और आई डोंट मेरे माइंड में ध्यान नहीं है उनका नाम क्या था, आई थिंक गोपाल समथिंग उनसे नाम से शुरू था। तो उन्होंने क्या कहा, ये बहुत ही आप मेरा बिक रहा है, बट प्रॉब्लम क्या थी, तो उन्होंने बोला कि अब हमारा टारगेट जो है वो आउट ऑफ कंट्री भी करना है सेल। बट जब उनसे क्वेश्चन किया गया कि आपकी इस आइसक्रीम की शेल्फ लाइफ कितनी है, तो उन्होंने कहा इट बेसिकली रिमेन्स फ्रेश फॉर 6 days। तो 6 दिन की शेल्फ लाइफ है। 6 दिन की शेल्फ लाइफ में तो आप लोकल बाउंड्रीज के अंदर बेच पाओ वही बहुत हो जाता है, बट जब आप बाहर एक्सपोर्ट होगे तो ग्लोबल तो जा ही नहीं सकते ना, क्योंकि 6 दिन की शेल्फ लाइफ है तो कैसे। और उनका एक जो आइसक्रीम ब्रांड की हम बात कर रहे हैं, एक तो वो आइसक्रीम बनाता ही था, प्लस में वो आइसक्रीम इंस्टेंट आइसक्रीम पाउडर भी बनाते थे, कि हम क्या करते हैं उसको भी हम सप्लाई करते हैं, या उसको हम फ़िलहाल जो है हम सिर्फ उस मिक्सचर का यूज़ कर रहे हैं आइसक्रीम प्रिपेयर करने के लिए। तो हमारा टारगेट ये भी है कि हम क्या करेंगे, इस पाउडर जो है आपका इंस्टेंट पाउडर मिक्सचर है उसको भी सेल करेंगे, ताकि हम अपना आगे भी ये क्या है बना पाएँ आइसक्रीम्स। तो अब अगर मान लो वो ग्लोबल लेवल पर जाते हैं और वहाँ पर फ्रेंचाइजी लेते हैं और फिर उसकी कॉस्ट वगैरह बियर करना, उसे मैनेज करना, पाउडर अपना प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ आइसक्रीम बनाई जा रही है, तो वहाँ पर बहुत फिक्स कॉस्ट लगती है। तो लेकिन अगर आइसक्रीम डायरेक्ट सप्लाई करना है और उसकी शेल्फ लाइफ अब तक बढ़ा नहीं पाए हैं, तो उनको इन्वेस्टमेंट नहीं मिला। तो इसीलिए जब आप ग्लोबल लेवल पर जा रहे हैं देन यू हैव टू थिंक कि सप्लाई चेन को कैसे मैनेज करने वाले हो। इट विल बी ओके व्हेन यू आर सेलिंग द प्रोडक्ट हुज शेल्फ लाइफ इज 6 days। डोमेस्टिक लेवल के ऊपर आपका क्या है कंज्यूम हो जाएगा, बट दूसरी कंट्रीज़ के अंदर उसके लिए फिर टाइम गैप को आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो दे सेट कि वी आर वर्किंग ऑन इंक्रीजिंग द शेल्फ लाइफ ऑफ दैट आइसक्रीम। तो एक ये ट्रेंड था, तो ये देखना पड़ेगा, डिज़ाइन उसके अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा। प्राइस फैक्टर इन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स। हाँ जी, तो नेक्स्ट ट्रेंड पढ़ते हैं कि वो कौन सा नेक्स्ट ट्रेंड है, क्या फैक्टर है जो प्रभाव डालेगा कि जिसकी वजह से आपको सप्लाई चेन का डिज़ाइन और परफॉर्मेंस को क्या है चेंज करना पड़ेगा। पहला है थर्ड है प्राइस फैक्टर इन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स। कहते हैं आज के टाइम पर पहली बात कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और क्योंकि हर एक जो कंपनी आ रही है, हर एक जो ब्रांड आ रहा है, वो क्या है, ऑब्वियस सी बात है क्वालिटी सब अच्छा दे रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन आज के टाइम पर, क्योंकि आपको दूसरे अपने कॉम्पिटिटर से कुछ अलग देना है, ठीक है, तो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन भी बहुत क्या है, थोड़ा सा टफ टास्क है। अब ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आज हम एपरल्स की बात करें, मतलब जो गर्ल्स कपड़े पहनती हैं, तो अब
उनके ब्रांड्स की जो क्वालिटी होती है, दो की जैसे मान लो मैं बात करती हूँ कि मदाम है, ठीक है, अगर मैं किसी और ब्रांड की बात करूँ जो क्या है ब्लेजर्स बनाती हैं, तो उनकी ज़ारा की बात करूँ तो उनकी क्वालिटी में ऑब्वियसली बात है ना, डिफ्रेंसिएशन तो होगा ना। तो मदाम की अलग साख है और आपकी ज़ारा की अलग साख है, एलन सोली की अलग साख है। चाहे अगर आप ब्लेजर्स की बात करो, चाहे आप डिज़ाइंस की बात करो, चाहे आप वन पीस ड्रेसेस की बात करो, किसी चीज़ की बात करो, इसका मतलब आज कंपटीशन के दौर में टू गेट एन एज ओवर ऑफ योर कॉम्पिटिटर, तो क्या है, आपको कहते हैं कि ठीक है आपको उनसे अलग तो होना है कि हाँ, ताकि आप दिखा सको कि हम उनसे अलग हैं या बेहतर हैं। कहता है प्रोडक्ट नया बनाकर या इनोवेट कर कर या और ब्रांड, दे आर नॉट, कहते हैं सिर्फ इनोवेशन से या ब्रांडिंग कर कर वो क्या है compete नहीं कर सकते, सिर्फ इन दो चीज़ों पर वो नहीं खेल सकते। उनको करना क्या पड़ेगा, हमने कहा था ना कि कंपटीशन तो दोगे, क्वालिटी सब दे रहे हैं, सब अच्छा दे रहे हैं कि आपको पता है कि अच्छा दोगे तो अच्छा बिकेगा, ठीक है, बट कहीं ना कहीं वो ये भी फोकस कर रहे हैं प्राइस फैक्टर, और प्राइस फैक्टर जब आता है तो बात आती है कॉस्ट की, दैट हाउ लोअर दे कैन प्ले ऑन कॉस्ट, की मतलब हाउ much they can reduce their cost of production and reduce the cost of logistics। तो प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए और कंपटीशन को फेस अप करने के लिए तो उन्हें क्या करना पड़ता है, कॉस्ट को भी रिड्यूस करना पड़ेगा। कैसे, उनको सप्लाई चेन या जो टेक्नोलॉजी है उसको प्रॉपरली रीडिज़ाइन कर तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें प्रॉपरली एफिशिएंट वैल्यू चेन बनानी पड़ेगी, मतलब ऐसी वैल्यू चेन बनानी पड़ेगी जो ज़्यादा क्या है, जो कॉम्पिटिटिव रहे हमेशा से, ठीक है। तो कंपनीज जो हैं वो वैल्यू सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, इस तरह से देख रही हैं कि क्या हम वैल्यू दे सकते हैं, क्या कस्टमर्स, क्या वैल्यू एडेड सर्विस दे सकते हैं कस्टमर्स की डिमांड्स को पूरा करने के लिए, और क्या वैल्यू दे सकते हैं, और क्या कितनी कम कॉस्ट के ऊपर, कि कॉस्ट इम्प्रूवमेंट, हर कोई मार्जिन चाहता है, तो मार्जिन चाहता है अच्छी क्वालिटी देकर और ऐसा प्राइस सेट कर कर कि हाँ पर्सन भी सेटिस्फाई हो, उसको ब्रांड भी मिल रहा है। तो वो फोकस करते हैं कि भाई कॉस्ट इम्प्रूवमेंट्स, कि आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑब्वियस सी बात है ना, इतना भी इन्वेंट्री जितना रिक्वायर्ड, हमने कहा था कि डिमांड की प्लानिंग की जाती है, डिमांड फोकास्ट की जाती है। अब ओवर डिमांड अगर आपने फोकास्ट कर ली, आप उसे एक्सेस बना जाते हो, तो क्या होता है, आपका अनसोल्ड स्टॉक रह जाएगा, तो इन्वेंट्री तो फंस गई ना आपकी। तो वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट की कॉस्ट भी सेट करना, इसीलिए तो कहते हैं, हमने टूल्स पढ़े थे पीछे बिजनेस एनालिटिक्स, कि अगर मैं देखूं कि हर कंट्री में इतना यूथ है, तो उस मैक्सिमम यूथ जो नंबर है यूथ का, उसमें एक तबका ऐसा है जो बहुत सिर्फ हाई प्रोडक्ट्स पहनता है अच्छे लेवल के, जैसे कि चंडीगढ़ में बात करें, यहाँ पर भी कुछ हद तक, तो उनके लिए, और ख़ासकर आजकल ऑनलाइन हो गया, सब पहनना पसंद करते हैं, जो काफ़ी रिच तबका है, तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात देख लिया ना कि हाँ इतनी इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट होगी, सब तो वो चीज़ पहनने नहीं वाले। अब ऑब्वियसली बात है ना कि एक कोट जिसका प्राइस ही 10,000 रुपये है, लेकिन मेरी बजट ही 2,500 रुपये तक का लेने का है, तो डेफिनेटली उस 10,000 वाले की मैं तो बायर होंगी ही नहीं ना। बट वो जो लोग हैं, मतलब वो एक तरह से कुछ, अगर हम एपरल्स की बात करें तो वो नीश मार्केट में काम करती हैं, तो वो क्या करेंगे, हाँ तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना पड़ेगा, वहाँ कॉस्ट इम्प्रूव होगी, अंडर स्टॉक नहीं रख सकते, तो उतना ही बनाया जाएगा जितना रिक्वायर्ड है। लॉजिस्टिक ऑपरेशंस, जो भी आपकी वेयर हाउसिंग है, ये ट्रांसपोर्टेशन है, ये कम्युनिकेशन आईटी है, वो उनको प्रॉपरली उस पर कॉस्ट कम करेंगे। अच्छा, ट्रांसपोर्ट, अब जैसे सभी के लिए आजकल ज़ारा वगैरह हैं, ये क्या आ गए, ये D2C आ गई, डायरेक्ट टू बिजनेस टू कंज्यूमर, सीधा क्या है आपका डायरेक्टली बेचते हैं, तो मीडिएटर्स की काफ़ी रोल, ज़ारा के ब्रांड्स ठीक है चंडीगढ़ में होगा, दिल्ली में होगा, लेकिन अगर दूसरे हम बात करें टायर 1 टायर 2 टायर 3 सिटीज़ होती हैं, तो जो छोटी सिटीज़ तक पहुंचने के लिए वो क्या कर रहे हैं, आपका डायरेक्ट आपके स्टोर से, आपके वेबसाइट से क्या है, या एप्लीकेशन से वो सेल करते हैं, जैसे अर्बनिक भी करता है। अच्छा, तो ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसे मैनेज करना पड़ेगा कि अब आपकी लाइफ साइकिल वैसे नहीं रह गई कि इन्फेंट स्टेज होगी, फिर ग्रोथ स्टेज होगी, फिर आपकी क्या है, फिर सैचुरेशन स्टेज जाएगी,
फिर आपकी क्या हो जाएगी, डिक्लाइनिंग स्टेज आएगी। तो आज के प्रोडक्ट के टाइम पर बहुत जल्दी ऐसी चीज़ें होती हैं, और ख़ासकर फैशन प्रोडक्ट्स के अंदर, कि वो ग्रोथ क्या, वो बहुत जल्दी सेचुरेशन पे पहुंच जाता है और बहुत जल्दी डिक्लाइन पर भी आ जाता है। तो दे हैव टू मैनेज देयर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, क्योंकि उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, अच्छा, तो वो प्रॉपरली उनको सोर्सेज को भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा, कॉस्ट को इम्प्रूव करना है कि संसाधन कहाँ से लूँ, प्रोक्योरमेंट कैसे करूँ, तो लागत कम करना बहुत ज़रूरी है। तो डिफरेंशिएशन के लिए, फॉर द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बहुत से तरीके फॉलो अप करते हैं कि वेंडर मैनेज इन्वेंट्री, कि किस तरह से सप्लायर जो वेंडर है, जो मटेरियल को प्रोवाइड करते हैं, उनके साथ मिलकर किस तरह से इन्वेंट्री को मैनेज करना है, कितना हम स्टॉक मंगाए। भाई EOQ की बात होगी ना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो वो कुछ इस तरह से वो डिफरेंशिएशन करेंगे। अच्छा, कॉस्ट रिड्यूस करेंगे। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये हमने पहले ही बीच में पढ़ा था कि ये किस हिसाब से ये टेक्नोलॉजी काम करती है। आपका लेबलिंग, पैकेजिंग आपका और ये ध्यान दिया जाएगा कि किस हिसाब से करना है। ड्रॉप शिपिंग, कोलैबोरेशन, आप कोलैबोरेट कर भी काम कर सकते हैं। जब आप कंपटीशन के फेस पे, और सबसे बड़ी बात, जब आप ग्लोबल स्तर के ऊपर जा रहे हैं, तो आप दूसरे ब्रांड से कोलैबोरेट कर लो, तो ऑब्वियस सी बात है उनको तैयार मार्केट मिल जाएगी। ठीक है, और कॉस्ट भी आपकी कम आएगी। हाँ जी, आउटसोर्सिंग देखते हैं, ये ट्रेंड भी बहुत चल रहा है कि आप क्या करते हैं कि ये ऐसी बिजनेस एक्टिविटी है जहाँ पर बेसिकली किया क्या जाता है, आप एक आउटसाइडर को, ठीक है, अपनी कंपनी से बाहर के पर्सन को सारी सर्विसेज, क्या, गुड्स को बनाने की और वो सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने की जो कंपनी खुद करती, वो खुद कंपनी करने की बजाय वो सारी एक्टिविटीज़ क्या करती हैं, वो दूसरों से करवाती हैं। ठीक है, दैट इज़ आउटसोर्सिंग। इसका मेन पर्पस क्या होता है कि कॉस्ट कटिंग। ऑब्वियसली बात है, अगर आप हर चीज़ खुद करने लगोगे तो क्या किया जाता है कि उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो अब उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, और साथ साथ ये भी होता है कि बहुत चीज़ों की एक्सपर्टीज़ आपके पास नहीं होती। हो सकता है कि आप प्रोडक्शन में उतना हैंडलिंग प्रॉपर ना कर पाओ, मार्केटिंग में आप उतने सॉलिड नहीं हो, तो आप मार्केटिंग फर्म को अलग आउटसोर्स कर रहे हो। समझ रहे हो कि मतलब कहीं ना कहीं ना सारे लॉजिस्टिक्स हायर कर ली और प्रोडक्शन भी हायर कर लिया एक तरह से, तो दैट इज़ आउटसोर्सिंग। ठीक है, तो पूरा का पूरा सप्लाई चेन एनवायरनमेंट ही क्या है, आप क्या कर लेते हो, पूरा एक आउटसोर्स कर लेते हो। ठीक है, तो उस प्रॉपर पूरा आउटसोर्स सप्लाई चेन एनवायरनमेंट को, जो एक आउटसोर्स सप्लाई चेन एनवायरनमेंट है, जब सारा कुछ आप बाहर से ही करा रहे हो, बाहर का ही एक कंपनी को हायर कर रहे हो, तो उसके लिए ज़रूरत क्या होती है, इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत होती है। और क्या कि जो आ रहा है आपका काम करने के लिए, तो वो एक हाईटेक होना चाहिए। ठीक है, और एक्सीलेंस, कंट्रोल्स और परफॉर्मेंसेस जो है वो बहुत एक्सीलेंट होने चाहिए। ठीक है, एंड द इंफॉर्मेशन वर्क बिकम्स, ऑब्वियसली बात है कि जो भी आप हाई प्रायोरिटी होनी चाहिए किसकी, कि जो भी आपका इंफॉर्मेशन है कि भाई कितना ऑर्डर आ रहा है, कितना हमें बनाना है, तो दैट शुड बी ऑन हाई प्रायोरिटी। तो बेस्ट आउटसोर्स सप्लाई चेन किन चीज़ों पर विश्वास करती है, रिलाई करती है ज़्यादा से ज़्यादा, वो है सुपीरियर सप्लाई चेन नेटवर्क। ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं कंपनी हूँ जो मैं अपना काम खुद ना कर मैं जो बेचना चाहती हूँ और मैं उसमें खुद करूँ, तो बहुत वक्त, पैसा और मेरी उतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो मैं चाहूँगी मैं दूसरों से करा लूँ। तो मैं क्या चाहूँगी, सुपीरियर सप्लाई चेन नेटवर्क को, जितने भी टीम हो उस नेटवर्क के अंदर, वो अपने क्या है, माहिर हो उस चीज़ की। ठीक है, अच्छा, इसलिए तो आज के टाइम पर जो एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, स्टार्टअप्स बन रहे हैं, वो स्टार्टअप सिर्फ एक चीज़ को फोकस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें नहीं कर रहे। हाँ भाई, क्योंकि उनको पता है कि हमें कोई ना कोई हायर कर लेगा और हम इतना चार्ज उनसे चार्ज करेंगे। तो सप्लाई चेन नेटवर्क जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सुपीरियर लेवल का होना चाहिए। सारे लॉजिस्टिक अपने आप में एक्सपर्ट हों कि टाइमली डिलीवरी हो, टाइमली आपका क्या है, प्रोक्योरमेंट हो, प्रोडक्शन हो, मार्केटिंग हो। ठीक है, और आउटसोर्सिंग का काम सबसे ज़्यादा किस पर डिपेंड करता है, एक हम बात कर चुके कि सप्लाई चेन नेटवर्क सुपीरियर लेवल का होना चाहिए। इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत बेहतर होना चाहिए ताकि सप्लाई चेन को प्रॉपरली क्या है, कनेक्ट कर पाए और कोऑर्डिनेट कर पाए। ऑब्वियसली बात है ना, चाहे
टॉप टू एंड सप्लायर जो जहाँ से मटेरियल आ रहा है और लास्ट कंज्यूमर जो कंज्यूम करने वाला है, और जो बीच में सिस्टम है ऑर्डरिंग का, चाहे वो कंज्यूमर ऑर्डर कर रहा है, चाहे वो बीच में जो मतलब जहाँ बनने के लिए सामान आ रहा है, जहाँ पर लेबलिंग पैकेजिंग हो रही है, वेयर हाउस में जा रहा है, आगे वेंड आपका एजेंट है वो उनको सप्लाई कर रहा है। तो वो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है कि जो आदान प्रदान है किसका, आपके इंफॉर्मेशन का, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है ना, वही स्ट्रांग नहीं है। आपने ऑर्डर आज किया, भाई 1.5 महीने बाद आए और आए ही ना, फिर फ़ायदा क्या हुआ उस चीज़ का, ठीक है, टाइमली बन ही नहीं रहा है। तो आउटसोर्स करो तो ये देखो कि हाँ वो टीम में जो इंटीग्रेशन है, अगर आप 4 अलग अलग लॉजिस्टिक्स की टीम को इकट्ठा प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहे हो जो अपने आप में माहिर है, बट उनके अंदर एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और कनेक्शन ही नहीं है, देन व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ आउटसोर्सिंग दोज थिंग्स। तो वो आउटसोर्सिंग भी बहुत टफ टास्क है, बट आपको मैनेज करना पड़ेगा। टू कंट्रोल मैकेनिज्म टू मॉनिटर द सप्लाई चेन, तो वो कहता है टू स्ट्रॉन्ग कंट्रोल। हाँ, अब ऑब्वियस सी बात है कि सप्लाई चेन जो पूरी है उसको मॉनिटर करने का मैकेनिज़्म जो है कि वाकई जितने भी पर्सन्स आपने नेटवर्क में डाले, आउटसोर्स किए, वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो वो प्रॉपर जो है उसका मैकेनिज़्म कंट्रोलिंग का, कि सही से नेटवर्क की लाइन जो है वो डिज़ाइन टाइमली चल रहा है नहीं चल रहा, कॉन्टिन्यूएशन है आपका, टाइमली पहुंच रहा है सबके पास, वक्त से काम हो रहा है, तो वो प्रॉपरली मैकेनिज़्म जो है वो डिटेक्शन का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सर्विलेंस का या सुपरविजन का। इन्वॉल्वमेंट ऑफ आउटसोर्स पार्टनर इन द इंफॉर्मेशन चेन, हमने बात की थी कि इंफॉर्मेशन चेन जो आईटी सेक्टर है उसको भी क्या करना पड़ेगा, आउटसोर्स पार्टनर को उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। वो तो ऑब्वियस ही बात है, जब हम स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं उसकी बात तो सबसे पहले ही आती है, तो ये तो लास्ट में ऐसे ही एक्स्ट्रा पॉइंट दे दिया। हाँ जी, नेक्स्ट ट्रेंड क्या है जो कि इम्पैक्ट डालता है आपकी सप्लाई चेन और आपके कंपनी की परफॉर्मेंस पर, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। हम स्टार्टिंग से ही, आप लोगों ने अगर कभी मार्केटिंग पढ़ा है तो हम बोलते थे, और पीछे भी मैंने बताया कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है, कि एक प्रोडक्ट है उसका एक जीवन काल होता है। जैसे अब हम बात करें कि जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत है, आटा दाल, वो हमेशा एक सैचुरेशन पॉइंट पर ही रहते हैं। कि तो पहले एक प्रोडक्ट का जो होता है साइकिल में, पहला होता है कि इंट्रोडक्शन स्टेज, यानी इन्फेंट, जब वो एक शैशव काल में एक बच्चा होता है, फिर धीरे धीरे उसकी डिमांड बढ़ती है या बढ़ाई जाती है तो वो ग्रो करता है। फिर आता है कि जब बहुत ग्रोथ होगी, एक सैचुरेशन, कि हाँ बस ये पीक है, इतनी पीक की सेल हुई भाई, इसके बाद ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। फिर जब अगर कोई और कॉम्पिटिटर आ जाता है तो वो क्या है, डिक्लाइनिंग स्टेज पर पहुंच जाता है। तो अब इसमें क्या बात हो रही है इसके अंदर, तो आज के टाइम पर सब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पर आप एक प्रोडक्ट नहीं बना रही होती, कई बार कंपनी 2 प्रोडक्ट भी बना रही होती है, दूसरे प्रोडक्ट्स भी बना रही होती है, और एक प्रोडक्ट अगर आप नया बना रहे हो और उसका जो है असर उस आप ही की कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर पड़ रहा है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। देन यू हैव टू मैनेज द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऑफ बोथ ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब देखो, जैसे कि हम बोलते हैं कि अब कंपटीशन है तो इनोवेशन तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है, तो सेल्स बढ़ानी है, कंपटीशन है, ऑब्वियस सी बात है ना। खासकर फूड मार्केट के अंदर अगर हम बात करें, केलॉग्स पहले किसके साथ आता था, केलॉग्स था, उसके वो कॉर्नफ्लेक्स वगैरह समथिंग आते थे, उसके बाद केलॉग्स के ओट्स आए, ठीक है। अच्छा, एक आते हैं फिर, और उस सबसे पहले के ओट्स आते थे क्वेकर के ओट्स, या डॉक्टर ओटकर के ओट्स आते थे। आई थिंक डॉक्टर ओटकर के नहीं, आपके क्वेकर के ही आते थे। अच्छा, उसके बाद क्या है, आपके सफोला के ओट्स आए, ठीक है। सफोला भी ओट्स लेकर आया, पतंजलि भी ओट्स लेकर आया। पतंजलि के पैकेट्स हैं वो सिर्फ 15 या 20 रुपए वाले हैं, बहुत थोड़े आयुर्वेदिक टाइप का टेस्ट है उनका। तो अब हम बात करें कि क्योंकि कंपटीशन उनको पता है कि हाँ, और खासकर फूड इंडस्ट्री के अंदर, कि भाई हम कॉर्नफ्लेक्स बना रहे हैं तो क्यों ना हम इसके अंदर भी जाएं, हम जो भी एक सीरियल्स हम कहें या ब्रेकफास्ट सीरियल्स, म्यूजलीज वगैरह हैं, तो वो हर कोई क्या है अब लेकर आ रहा है।
तो इनोवेशन करनी पड़ेगी क्योंकि कॉम्पीट कर रहे हो, एक दूसरा एक नया प्रोडक्ट लेके आ रहा है तो आप भी वही प्रोडक्ट लेके आओगे कि भाई हाँ ये लेकर जब ओट्स आ सकता है तो मैं भी लेकर आ सकता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि उनको भी अपनी कंपनी की सेल बढ़ानी है, और वो कहता है कि अब इसलिए क्या करना है, कंपनी की सेल तो बढ़ानी है इनोवेशन करके, कंपटीशन को लड़ना है, लेकिन कैनिबलाइजेशन भी साथ में करना है, मिनिमाइज करना है कैनिबलाइजेशन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स का। कैनिबलाइजेशन होता क्या है? कैनिबलाइजेशन का मतलब होता है कि रेफरेंस टू अ रिडक्शन इन सेल वॉल्यूम या सेल रेवेन्यू और मार्केट शेयर एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट बाय द सेम प्रोड्यूसर। किस एक प्रोड्यूसर जिसका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है, उस प्रोडक्ट की सेल में या मार्केट में सेल वॉल्यूम में या मार्केट शेयर में कमी आ जाती है क्योंकि उसने दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की सेल या मार्केट शेयर में कमी आना इज कैनिबलाइजेशन। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपको इस तरह से मैनेज करनी है कि अगर आप इनोवेशन नया कोई प्रोडक्ट लेकर आ भी रहे हो एग्जिस्टिंग के साथ, तो आप उस कैनिबलाइजेशन को क्या कर सको, रिड्यूस कर सको, कि एक नए प्रोडक्ट के आने से दूसरी क्या है, दूसरे प्रोडक्ट्स जो कंपनी के हैं उनकी सेल के ऊपर क्या है, कमी ना पड़े, उनकी सेल जैसी थी वैसे ही होती रहे, ठीक है। अब जैसे हम बात करें वही केलॉग्स के ओट्स की, मैंने बात की, केलॉग्स के ओट्स के आने से आपको लगता है कि केलॉग्स के कॉर्नफ्लेक्स के ऊपर कोई असर पड़ा होगा? बिल्कुल नहीं। इवन केलॉग्स के ओट्स भी बिक रहे हैं, क्वैकर भी आराम से बिक रहा है। सफोला जो अपनी ओट्स लेकर आई, तो वो ओट्स, अब केलॉग्स के जो ओट्स आते हैं ना, वो जहाँ तक मेरा ख्याल है वो सिर्फ एक नॉर्मल उसमें आते हैं कि जो हम कहते हैं ना कि हम उसको फीके ओट्स होते हैं। जो सफोला ओट्स लेकर आई वो 3-4 वेरिएंट्स में लेकर आई थी कि एक मसाला ओट्स है, एक मिक्स वेज ओट्स है, एक टमाटो ओट्स है और एक प्लेन ओट्स है, ठीक है। तो अब सफोला का भी ऑलरेडी एक बना बनाया ब्रांड है, खासकर कुकिंग ऑयल के अंदर। तो इट मीन्स अब क्या, सफोला के ओट्स आने से, और सफोला के जब ओट्स आए ना तो उसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने साथ में क्या है, एक बाउल दिया था हार्ट की शेप का, फिर उसने एक बॉक्स दिया था, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या है उन्होंने वो हटा दिया। क्यों? क्योंकि सफोला के ओट्स की डिमांड भी क्या है, बनने लग गई, और ये उनका प्रोडक्ट भी अच्छा था और ख़ासकर वो इन टर्म्स ऑफ फ्लेवर भी ज़्यादा लेकर आ रहे थे। तो क्या इससे सफोला के ऑयल के सेल के ऊपर असर पड़ा? नहीं असर पड़ा, क्योंकि सफोला की सेल की जो सफोला की जो ऑयल है उसकी ब्रांडिंग पहले से इस तरह की ऑलरेडी है कि ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है, सनफ्लावर ऑयल है, तो वो पहले से एक नामी गिरामी एक ब्रांड बन चुका है। तो इट मीन्स क्या है कि नया इनोवेशन को इस तरह से मैनेज करो कि कैनिबलाइजेशन रिड्यूस, मतलब क्या, कैनिबलाइजेशन की जो सिचुएशन है वो क्या है, मिनिमाइज हो सके, कि ऐसा ना हो कि पहले से जो प्रोडक्ट आपका चल रहा है उसकी सेल क्या हो, कम हो जाए। अब हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड समझ लो, मतलब एक बात उसकी करें, यूनिलीवर लिमिटेड है, हर कंट्री में जाती है अपना नाम जो लेती है, पाकिस्तान जाती है तो पाकिस्तान लीवर लिमिटेड बन जाती है, हिंदुस्तान में आई तो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड बन गई। तो अब उसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, चेन्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। आप साबुन के अंदर बात कर लो, लक्स है, हमाम है, तो वो नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, फेयर एंड लवली है, शायद बहुत सारे डिटर्जेंट हैं, एक बड़ी चेन डिटर्जेंट की है, बड़ी, उसके अंदर क्या है मिक्स, उसका सोप्स का है, क्रीम्स का है, कॉस्मेटिक्स का है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, तो नया प्रोडक्ट लाने से उनके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के ऊपर फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, ये भी उनको मैनेज करके चलना है। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज़ ऑल अबाउट मैनेजिंग द न्यू इनोवेशन इस तरह से कि कैनिबलाइजेशन को आप मिनिमाइज कर सको। तो कस्टमर की डिमांड तो पूरी हो तो कंपनी को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को प्रॉपर मैनेज करना पड़ेगा, उनको मेन अटेंशन देनी पड़ेगी कि जो नया इंट्रोड्यूस किया है प्रोडक्ट, ठीक है, या कि प्रोडक्ट नया है, दूसरों से अलग है, उस प्रोडक्ट जो बनाया है उसका डिज़ाइन कैसे है, कि वो तो जो पहले से कोई प्रोडक्ट से तेल बिक रहा है सफोला का वो तो चले चले, अब ओट्स भी बिक जाएं, ठीक है। तो कंपनीज़ को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम एडवांटेजिंग मतलब लीवरेजिंग करना पड़ेगा अक्रॉस द एंटायर प्रोडक्ट, की मैक्सिमम एडवांटेज पूरे प्रोडक्ट का उठाना पड़ेगा कि भाई ऑयल भी बिके और आपका
ओट्स भी बिके, ठीक है। और इस तरह से एंटायर प्रोडक्ट को मैक्सिमम एडवांटेज उठाना पड़ेगा पूरे प्रोडक्ट का। और इंफ्रास्ट्रक्चरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब कि जहाँ पर भी वो चीज़ें बन रही है उसी कंपनी के अंदर ही आपका क्या बन रहा है, ओट्स बन रहा है, वहीं पर ही आपका ऑयल बन रहा है। तो उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरे प्रोडक्ट को क्या है, मैक्सिमम जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका मैक्सिमम एडवांटेज उठाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो जैसे ही जब नया प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होता है, कंपनी को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा किसके साथ, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, सेल्स और प्रोक्योरमेंट फंक्शंस के साथ। इस तरह से मैनेजमेंट टूल्स को नए प्रोडक्ट के केस के अंदर मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। कि कस्टमर की गुड्स जो हैं, कस्टमर गुड्स कंपनी विद देयर एफर्ट्स टू ड्राइव डिमांड थ्रू पैकेजिंग एंड, मतलब कि मेन फोकस उनको किसके ऊपर करना पड़ता है जब नया प्रोडक्ट ला रहे हैं, पैकेजिंग, लेबलिंग, मार्केटिंग। तो उसको डिमांड डिराइव करनी है, क्योंकि उसको ये नहीं दिखाना कि भाई तेल छोड़ दिया हमने, उनको ये दिखाना है अब ये नया प्रोडक्ट आया है तो ये भी आपके लिए हेल्दी है। अगर आप सफोला के पैकेट्स देखें, ओट्स के आई थिंक ½ kg के 1 kg के आते हैं, या अगर कैलॉग्स के देखें, पतंजलि के भी, तो इसका मतलब वो क्या है, वो सबसे ज़्यादा फोकस किसके ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि ओट्स तो नॉर्मली सेम ही है ना, सबका ही ओट्स करो सेम ही है, ठीक है। टेस्ट में क्या फ़र्क आने वाला है अगर हम नॉर्मल वाले टेस्ट ओट्स की बात करें तो वो क्या होगा, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा कि लेबलिंग के ऊपर और पैकेजिंग के ऊपर और डिमांड क्रिएशन पे ध्यान देना होगा, ताकि वो तो बिके ही बिके और कैनिबलाइजेशन के ऊपर क्या है, रिडक्शन बहुत कम हो या रिड्यूस किया जा सके कैनिबलाइजेशन को, वो उसकी भी डिमांड जो है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की वो बनी रहे, उसके ऊपर कोई कमी ना आए। इतना क्लियर हुआ? हाँ जी। नेक्स्ट, अब एक ट्रेंड है जो इफ़ेक्ट करेगा आपके सप्लाई चेन के डिज़ाइन को, एंड दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि क्या है, कोलैबोरेशन एक प्रोसेस है। क्या, जब मतलब कोलैबोरेट का मतलब होता क्या है, कि जब दो लोग क्या हैं, मिल रहे हैं आपस में, है ना, यही तो है। तो कोलैबोरेशन के अंदर क्या किया जाएगा बेसिकली, हाँ, कि इसमें क्या कहता है, कंपनी जो कोलैबोरेट करते हैं, आपस में मिल के काम करती हैं, आपस में कोई कंपनी मिल के काम करना क्यों चाहेंगी, कोई ना कोई तो रीज़न रहेगा ना। ऑब्वियस सी बात है, कई बार क्या होता है कि जो चीज़ें, जो एक्सपर्टाइज मेरे पास है वो सामने वाले के पास नहीं है, और जो उसके पास है वो मुझे चाहिए, वो मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो इट्स बेटर कि अगर हम दो मिल के काम करें, इस बार ना कि स्ट्रेंथ, अगर हम दो हाथ एक मुट्ठी बन जाए तो क्या है, पावर ज़्यादा बढ़ती है। तो वही वाला बात है कि कई बार क्या होता है कि कोलैबोरेट काम तभी करते हैं जब क्या है, रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो ग्रेट एक्सेस मिलती है, रिसोर्सेज संसाधन ज़्यादा हो जाते हैं, रिकग्निशन मिलती है, दो बड़ी कंपनीज आपस में मिल जाएं, या जो नामी कंपनीज आपस में मिल जाएं। और फ़ायदा होता है क्या, जब क्या है वो अपने खुद के लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से कंपटीशन फेस कर रही थी, ठीक है। तो उसमें फ़ायदा होता है कि अब क्या हो गया, फाइनेंशियल रिसोर्सेज लिमिटेड थे, हो सकता है कि स्किल्ड मैन पावर लिमिटेड थी, ठीक है, एक्सपर्टाइज या जो टेक्निकल टीम थी वो क्या थी, आपकी लिमिटेड थी। तो जब मिल जाते हैं और फिर क्या है, वो अपना बिजनेस एक्सपेंड करते हैं, और ख़ासकर ये मोस्ट ऑफ होता है आईटी सेक्टर की कंपनी में, वो काफ़ी मिल जाती हैं आपस में, ठीक है। तो सप्लाई चेन कंटिन्यू रहती है अगर दो कंपनीज मिलती हैं, डेवलप होती है, मैच्योर होती है सप्लाई चेन, और क्या है, एक बहुत ही बढ़िया कोलैबोरेशन बन जाता है कस्टमर्स और सप्लायर्स के बीच में। और मेन उद्देश्य जो कोलैबोरेशन का ये होता है कि वैल्यू चेन के थ्रू अपनी जो एक साख है, विजिबिलिटी है, उसको बढ़ाना, ठीक है, बेटर मैनेज करना, किसको, आपके, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, दो अलग अलग कंपनीज हैं, उनको चलाने वाले अलग अलग दिमाग के और एक्सीलेंट दिमाग के हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि डिसीजंस जो होंगे वो बहुत बेटर हो पाएंगे, ठीक है। और क्या है, आपकी जो वैल्यू चेन की कॉस्ट है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मिल रहे हो तो ऑब्वियसली बात है, लॉजिस्टिक्स हैं, रिसोर्सेज हैं, सारे क्या हैं, कोलैबोरेट हो रहे हैं, तो वैल्यू चेन की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है, प्रोडक्ट भी इजीली अवेलेबल होगा लोगों को, ठीक है, और पूरा का पूरा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा उस वैल्यू चेन के ऊपर। अब देखो,
आज के टाइम पर वही बात है कि कई बार हम टेक्निकली किसी के साथ कोलैबोरेट कर लेती हैं कंपनीज कि हाँ उनके डिजिटाइजेशन का फ़ायदा क्या है हमें हो। बहुत से इसमें आप नाम देखोगे। इवन अगर हम बात करें कि वैसे तो हम यूँ कहेंगे वही देखो, जैसे फेसबुक ने इंस्टाग्राम को टेक ओवर कर लिया, ठीक है, व्हाट्सएप भी फेसबुक ने ले लिया। फेसबुक को तो लगता है कि भाई जो भी अच्छा है ना मार्केट में प्लेयर, बेटर है कि उसको खरीद लूँ, मेरे पास इतना पैसा है कि उसको खरीद लूँ, वो कंपनी मेरी, वो ठीक है, वो ऑब्वियसली बात है कि वो एक तरह से एक्विजिशन है, कह भी सकते हैं कि कोलैबोरेशन है, क्योंकि वो बढ़ना चाहते हैं। तो उनको पता है कि अगर बिक कर फेसबुक के हाथों हम दोनों सारे हम क्या है एक्सपैंड हो सकती है कंपनी, तो बुरा क्या है। ठीक है, अब कभी भी आप व्हाट्सएप खोलते हो तो पहला क्या आता है, व्हाट्सएप खोलते हैं नहीं फेस क्या खोलते हैं तो वो नीचे आता है फ्रॉम मेटा। अभी क्या है वो मेटा के थ्रू, कि फेसबुक जो है उसने मेटावर्स बनाया है, मेटावर्स बनाया है। और मेटावर्स जो बेसिकली क्या है, आपको एक वर्चुअल रियलिटी का एक्सपीरियंस देता है। आज के टाइम पर जो हमने बात की थी कि ये रिवोल्यूशनरी काम करने वाला है मेटावर्स। आगे हम बात करेंगे अभी आने वाले जो टेक्निक्स हैं उसके अंदर। तो कोलैबोरेशन इज़ वेरी गुड व्हेन यू हैव टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड व्हेन यू हैव टू एक्सप्लोर न्यू मार्केट्स, ठीक है, एंड व्हेन यू हैव टू कोलैबोरेट टू वेरी इंटेलिजेंट, टू और मोर इंटेलिजेंट माइंड्स, ठीक है। तो जब उनके हाथ दिमाग साथ चलेंगे अच्छे तरीके से तो बहुत बड़ा करने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, ग्रैटनर है। ग्रैटनर क्या है, बेसिकली एक आपकी लीडिंग कंसल्टेंसी फर्म है जो रिसर्च का काम करती है, जो कंसल्टेंसी मतलब एडवाइस देती है। उसका ऑफिस है आपका यूनाइटेड स्टेट्स के कनेक्टिकट जगह है वहाँ पर, वहाँ उसका हेड ऑफिस है। तो वो एक ग्लोबल रिसर्च फर्म है जो कि एडवाइस देती है किसको, आईटी फर्म्स को, फाइनेंस फर्म्स को, एचआर फर्म्स को, कस्टमर सर्विसेज और सपोर्ट में हेल्प करती है, मार्केटिंग सेल्स में हेल्प करती है कि भाई किस तरह से आपको अपना मार्केटिंग का सिस्टम चलाना है, किस तरह से आपको सप्लाई चेन अक्रॉस द वर्ल्ड चलानी है, ठीक है। तो वो पूरा, कि ऑब्वियसली बात है अगर ये जो रिसर्च कंपनीज हैं उनके पास होता है डाटा, डाटा मैंने बोला था सबसे बड़ी वेल्थ है, ठीक है। तो जो कंसल्टेंसी फर्म है उनको पता है कि ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं किसी भी फील्ड के अंदर, चाहे वो मार्केटिंग फील्ड है, चाहे वो आईटी फील्ड है, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड है, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो इन्फॉर्मेशन वो चार्ज करती है पैसा इन्फॉर्मेशन देने का और उनका पूरा मॉडल तैयार करने का, कि हाँ आप मार्केटिंग इस तरह से करोगे तो आपका चलेगा। क्योंकि उनके पास क्या है, अब मैं वही बात करूँ ना कि हर एक कंट्री का जो सिस्टम है, अगर मुझे एक प्रोडक्ट बेचना है, अब हम बात करें मैकडोनल्ड्स है, मैकडोनल्ड्स जो है वो यहाँ पर बेचता है बर्गर, बर्गर बेचता है आई थिंक, हाँ। तो वो बर्गर्स क्या है, वो पोटैटो बेस्ड होते हैं, या कुछ फ्राइज़ बेचता है और वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह बेचता है। लेकिन दूसरी कंट्रीज़ के अंदर, स्पेशली यूएस जहाँ की ये प्रोडक्ट हैं बेसिकली, वहाँ पर बीफ का यूज़ होता है, गौ मांस का यूज़ होता है। उनका बेसिक प्रोडक्ट है ही गौ मांस का जो बर्गर के अंदर यूज़ होता है। बट व्हेन दे थॉट ऑफ कैप्चरिंग इंडियन मार्केट, इंडियन फास्ट फूड मार्केट, हाउ दे कैन गो विद बीफ। गो हत्या इज पाप हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है। बट स्टिल अब वहाँ आ गया पोटैटो बिकॉज वी आर वेजिटेरियंस। और इवन अगर तो चलेगा हमें अगर उसके अंदर चिकन है तो, ठीक है, द हु आर नॉट वेजिटेरियंस, मतलब ओमनीवर्स काइंड ऑफ, तो वो चलेगा। बट बीफ को तो नो 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 नो, बिल्कुल भी नहीं। तो वही बात है कि अब क्या है, तो वो ये फर्म्स ही उनको एडवाइस करती है ना, यू कांट गो विद योर इनिशियल प्रोडक्ट, क्योंकि उनको डाटा पता है कि वहाँ पर रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, आप वहाँ पर ये चीज़ बेच ही नहीं सकते हो। तो जो ये कंपनीज होती हैं कंसल्टेंसी फर्म्स, चलिए तो एक छोटा लेवल था तो उनको खुद भी पता होगा कि हम इंडिया में इस चीज़ के साथ नहीं जा सकते, कल्चरल सिस्टम है। तो जो आपकी कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं, जैसे ये गार्टनर की है, तो ये रिसर्च फर्म है, ये आप क्या करती हैं, जो कंपनीज की जो प्रोडक्ट और सर्विसेज होती हैं, ठीक है, उसमें काफ़ी रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। कैसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है, कैसे इवेंट्स मैनेज करने हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे, जैसे जैसे आपकी सप्लाई चेन जो है, आप अगर ग्लोबल बढ़ रहे और ग्लोबल जब जाते हैं आपका प्रोडक्ट, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है।
तो क्योंकि वहाँ का दूसरे कंट्री के अंदर जाना है तो वहाँ का डाटा, वहाँ का कल्चरल सिस्टम, वहाँ के एथिक्स के अकॉर्डिंग, वहाँ पर किस हिसाब से लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट बेचोगे ना। तो वहाँ का डाटा जो प्रोवाइड करती है वो ये गार्टनर कंपनी प्रोवाइड करती है। उसने 8 सप्लाई चेन टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स आइडेंटिफाई किए, बट स्टिल देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑन द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ दिस ट्रेंड्स। लेकिन अभी भी क्वेश्चन है कि वो ट्रेंड्स सही है या नहीं, और वो दे आर अपकमिंग फील्ड्स इन द एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी। और वो क्या है आपके, एज दे आर अपकमिंग फील्ड्स, कि मतलब उन्होंने क्या है कुछ टेक्नोलॉजी की लाइन में उन्होंने 8 सप्लाई चेन्स उन्होंने क्या है एक कंसल्टेंसी दी है, बट अभी वो क्या है इम्प्लीमेंटेशन स्टेज के अंदर नहीं आया है। इसका मतलब वो ऑलरेडी बहुत सी कंसल्टेंसीज दे चुके हैं, सप्लाई चेन मैनेज कर चुकी हैं। टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में उन्होंने 8 सप्लाई चेन मैनेज की हैं, बट वो अभी तक मार्केट में अभी क्या है अपकमिंग फील्ड्स में क्या है वो एक तरह से इन्फेंसी स्टेज के ऊपर हैं कि वाकई वो जो ट्रेंड सेटर वो कर रहे हैं कि एग्जीक्यूट हो पाएगा। एक्सेप्टेबिलिटी के चांसेस जो हैं वो अभी तक पूरी तरह से रिजल्ट्स नहीं आए हैं। ठीक है, तो ये रिसर्च फर्म्स उनके डाटा देती हैं कि कैसे ग्लोबल लेवल पर जाना है, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो बहुत हेल्प वही है, कोलैबोरेट करोगे अगर किसी रिसर्च फर्म के साथ, कोलैबोरेट तो करना पड़ेगा ना। आईटी आप अच्छे हो, लॉजिस्टिक आप अच्छे हो, प्रोडक्शन में आप अच्छे हो, बट रिसर्च का ही नहीं पता आपको कि आप उस कंट्री के अंदर जा रहे हो तो आपको कैसे बेचना है। टर्की में जाओगे कैसे बेचोगे, आपके पास डाटा होना चाहिए ना वहाँ पर किस तरह का लाइफस्टाइल है। आपको यूथोपिया जाना है, आपको अफ्रीका में अपना खोलना है कोई ब्रांड है, तो आप ऐसे नहीं जा सकते। जो चीज़ आप यहाँ दे रहे हो वो चीज़ वहाँ एक्सेप्टेबल हो जाएगी ज़रूरी नहीं है। यू हैव टू स्टडी ऑल द कल्चर, ऑल द टेस्ट्स। ठीक है, अगर किसी भी फील्ड में आप जा रहे हो, वेदर इट इज़ फूड और एप्पल्स और कॉस्मेटिक्स। ठीक है, ओके। नाउ